दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है वेलरी से, जो एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर है। पूरी दुनिया में लोग उसकी बातों से उम्मीद और प्रेरणा पाते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो खुद कितनी तकलीफों से गुजर रही है। हर रात उसे डरावने ख्वाब आते हैं, जैसे कोई उसे पानी में खींच रहा हो। इन सपनों की वजह उसे आज तक समझ नहीं आई। इसके बाद हमें वेलरी की फैमिली के बारे में पता चलता है। उसकी माँ सालों पहले ही गुजर चुकी है और उसके पापा का कुछ अता पता नहीं है। उसका पति रूबी उससे बहुत प्यार करता है। उसी दिन वेलरी को अपने गांव से एक चिट्ठी मिलती है। उसे पढ़ते ही उसका मूड अचानक बहुत उदास हो जाता है। अपनी उदासी दूर करने के लिए वो अपनी दोस्त से मिलने जाती है, लेकिन फिर भी उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वेलरी पिछले कुछ समय से खुद में अजीब बदलाव महसूस कर रही थी, जैसे उसके सिर में लगातार तेज खुजली होना। इस दौरान वो खुजली कम करने की दवा के साथ साथ बर्थ कंट्रोल पिल्स भी लेती दिखाई देती है। लेकिन उस दिन दवा लेने के बाद भी जब खुजली कम नहीं हुई तो वो घबरा गई। उसने इंटरनेट पर इसके बारे में सर्च किया और जो रिजल्ट्स सामने आए उन्हें देखकर वो डर गई और जल्दी से अपना लैपटॉप बंद कर दिया। अब वेलरी के साथ एक और अजीब घटना घटती है। उसके घर में अचानक बहुत सारी चींटियां दिखने लगती हैं। न उसे समझ आता कि ये कहाँ से आईं और न ही ये कहाँ जा रही थीं। इन चींटियों का पीछा करते हुए वेलरी को अपने ही घर में चींटियों का बना एक छोटा सा घर दिखता है। जब वो अंदर झांक कर देखती है तो उसमें ढेर सारी चींटियां थीं, जिसे देखकर वो डर जाती है। अगले दिन वेलरी को एक इंटरनेशनल टूर पर जाना होता है, जिसके लिए उसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। शायद वो उसकी माँ के पास था, इसलिए वो अपनी आंट से मिलने जाती है। असल में उसे अपनी आंट से उस बॉक्स के बारे में पूछना होता है जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ा था। लेकिन वहां पहुंचकर वो अपनी माँ की यादों में खो जाती है और उसके बारे में बातें करने लगती है। उसकी आंट उसे एक लॉकर का एड्रेस देती है जहां वो बॉक्स रखा हुआ था। जब वे दोनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बॉक्स गायब है। दोनों परेशान हो जाती हैं। आंट कहती हैं, शायद तुम्हारे पापा यहाँ आए हों और वो बॉक्स ले गए हों। अब वेलरी सब कुछ छोड़कर घर वापस आ जाती है, लेकिन उसके सिर की खुजली और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो पागलों की तरह दोनों हाथों से सिर खुजाने लगती है, जिसे देखकर उसका पति रूबी भी घबरा जाता है। डॉक्टर्स भी उसकी इस बीमारी को समझ नहीं पाते। वेलरी को लगता है कि शायद ये कोई जेनेटिक इशू है जो उसकी माँ को भी रहा होगा, लेकिन अब फिलहाल उसे अपने इंटरनेशनल टूर पर फोकस करना था। टूर पर जाने से पहले वो अपने सिर पर एक कैप पहनती है ताकि कोई उसकी सिर की हालत न देख सके। इसके बाद वेलरी अपने गांव जाकर अपने पापा से मिलती है, जो पहले एक सोल्जर थे लेकिन अब एक ट्रांसजेंडर वुमन बन चुके हैं और खुद को मम्मी कहलाना पसंद करते हैं। वेलरी उनसे पूछती है, क्या आप उस बॉक्स के बारे में जानते हैं जो माँ मेरे लिए छोड़ गई थी? पापा कहते हैं कि उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसी कमरे में वेलरी को एक अजीब सी पेंटिंग दिखाई देती है। जब वो इसके बारे में पूछती है तो उसके पापा उसे सांची नाम की एक रहस्यमयी अस्तित्व की कहानी सुनाते हैं। दरअसल सांची एक पैरासाइट था जो इंसानों के साथ रहकर उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी से खुद को पोषण देता था। सांची जिस इंसान पर कब्जा कर ले उसके साथ तब तक रहता है जब तक वो इंसान पूरी तरह से खत्म न हो जाए। खैर, वेलरी यहाँ इन सारी बातों की जानकारी लेने नहीं आई थी। वो जाने से पहले चुपचाप अपने पापा की चाबी चुरा लेती है और उनके लॉकर में जाती है बिना उनकी इजाजत के। वहां उसे वो बॉक्स तो नहीं मिला जो उसकी मम्मी ने उसके लिए छोड़ा था, लेकिन हाँ, उसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट जरूर मिल गया। उसे लेकर वो वहां से निकलने लगी। उसी दौरान उसे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बच्चा पानी में डूब रहा हो। आवाज का पीछा करते हुए वो एक स्टोर रूम तक पहुंचती है। अंदर बहुत सी घड़ियां चल रही थीं। वो बैठकर उन्हें देखने की कोशिश करती है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे पीछे से बहुत सारी बुरी आत्माएं उसे पकड़ने वाली हैं। उसे अपने कंधों पर कई हाथों का स्पर्श महसूस होता है। जब वो घबराकर पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वो वहां का गार्ड है, यानी इस बार उसे हेल्यूसिनेशन हुआ था। वेलरी अब घर लौटकर बेहद उलझन में थी।
आज जो कुछ उसके साथ हुआ था वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसने पापा के लॉकर से जो सामान लाया था वो देखने लगी। उसमें उनकी फैमिली की पुरानी तस्वीरें थीं, उसके पापा की सोल्जर डेज की और उसकी मम्मी जो एक बेहद खूबसूरत महिला थी। इन तस्वीरों को देखते हुए वेलरी को ये एहसास हुआ कि उसे आज तक ये नहीं पता था कि उसकी मम्मी की मौत हुई कैसे थी। इन्हीं तस्वीरों में वेलरी ने अपनी मम्मी के हाथ पर वैसा ही एलर्जी का निशान देखा जैसा उसने अपनी स्किन एलर्जी सर्च करते समय इंटरनेट पर देखा था। इससे उसे ये कंफर्म हो गया कि जो बीमारी आज उसे है वो पहले उसकी मम्मी को भी थी और इसका कुछ न कुछ कनेक्शन उसकी मम्मी से जरूर है। वेलरी की इस बीमारी ने उसे चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना दिया था। अब वो अपने हस्बैंड रूबी से भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वो हर समय नाराज रहती थी। आज उसने तय किया कि रात में वो किसी भी हालत में अपना सिर नहीं खुजाएगी। इसलिए उसने अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर उन्हें बांध लिया और सो गई। लेकिन सुबह उसकी आंख एक झटके से खुलती है। उसने देखा कि ग्लव्स अब हाथों में नहीं थे और उसने अपने सिर को इतनी बुरी तरह खुजाया था कि स्कैल्प से खून निकलने लगा था। ये देख वो डर गई। वो अपनी मम्मी की वही तस्वीर लेकर अपनी आंटी के पास जाती है जिसमें एलर्जी का निशान दिख रहा था। आंटी ने तस्वीर देखकर दुख जताया और बताया कि शायद उसकी मम्मी पर कोई श्राप था या वो किसी रहस्यमयी कर्ज के नीचे दब गई थी जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। उन्होंने बताया कि उन्होंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वेलरी ने पूछा कि पापा ने उस वक्त क्या किया था, लेकिन आंटी ने इसके जवाब में बस इतना कहा, तुम अपने पापा से दूर ही रहना। कुछ देर बाद वेलरी को एक फोटो शूट के लिए जाना था। शूट के दौरान तेज लाइट्स में उसे अपने साए के साथ एक और परछाई खड़ी नजर आई। ये देखकर वो डर गई, लेकिन उसने किसी के सामने अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं की। घर लौटने के बाद भी वेलरी अपने सिर खुजाती रही। इस बार भी खून निकल आया और उसके हस्बैंड रूबी ने भी ये देख लिया। उसने रूबी से झूठ बोल दिया कि कुछ खास नहीं हुआ। जब वो अपनी मेडिसिन की दराज खोलती है तो रूबी को वहां उसकी बर्थ कंट्रोल पिल्स दिखाई देती हैं। ये देखकर उनके बीच झगड़ा हो गया। वेलरी भी गुस्से में थी और खुद से जूझ रही थी। उसने रूबी से कह दिया, ठीक है तुम मुझसे दूर ही रहो, यही बेहतर है। और इस तरह उनके रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई। अब वेलरी अकेले अपने कमरे में रह रही थी। उसने फिर से निश्चय किया कि रात को वो अपना सिर नहीं खुजाएगी। इसलिए उसने अपने हाथों को फिर से बांधा। लेकिन सुबह उठते ही उसने देखा कि हाथ फिर से खुल चुके थे और इस बार भी उसका स्कैल्प जख्मी था। अब उसे यकीन हो गया कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है उसमें कोई दूसरी एंटिटी शामिल है, क्योंकि वो खुद अपने बंधे हाथ नहीं खोल सकती थी। यानी रात में कोई और था जिसने उसके हाथ खोले थे। उठते ही वेलरी ने दोबारा अपने घर में बहुत सारी चींटियां देखीं। वो परेशान हो गई और उनका पीछा करते करते उनके घर तक पहुंची। वो जानना चाहती थी कि ये चींटियां आखिर कर क्या रही हैं। इसी कारण वो घर की दीवार तोड़ने लगी। तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। बाहर उसके पापा खड़े थे। पापा बहुत परेशान थे और बोले, तुम मेरी कॉल नहीं उठा रही थी इसलिए मैं खुद आ गया। वो वेलरी से कुछ जरूरी बातें करना चाहते थे उसकी मम्मी के बारे में। उन्होंने बताया, वेलरी तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी इंसान थी और अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि उनकी मौत कैसे हुई। सालों पहले मैं एक सोल्जर था और मैंने एक दुश्मन सैनिक को मार दिया था। वो एक लड़की थी। ना जाने उसके अंदर क्या ताकत थी जो उसके मरने के बाद मेरे साथ मेरे अंदर आ गई और मेरी वजह से वो तुम्हारी मम्मी के साथ जुड़ गई। मुझे बाद में पता चला कि वो एक सेंचुरी है और जब मुझे ये बात मालूम हुई तो मैंने तुम्हारी मम्मी की उस सेंचुरी पैरासाइट से जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रहा। फिर तुम पैदा हो गई और फिर वो सेंचुरी पैरासाइट तुम्हारे अंदर आ गया। मैं जानता हूँ आजकल तुम्हारे साथ बहुत अजीब और गरीब वाकये हो रहे हैं और उन सब के पीछे वही सेंचुरी है। वेलरी के पापा जानते थे कि वेलरी इन सारी बातों को जानने के बाद बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगी, इसीलिए वो उसकी चाय में नींद की गोलियां मिलाकर लाए थे, जिसकी वजह से वेलरी वहीं पर सो गई। और जब उठी तो उसे फौरन वो सारी बातें याद आ गईं और वो अब अपनी मम्मी की मौत के बारे में सर्च करने लगी।
उसे अपने ही घर में बहुत सारी अखबार की कटिंग्स और चीजें मिलती हैं जिसमें ये साफ लिखा था कि उसके पापा ने ही असल में उसकी मम्मी का मर्डर किया था। ये सुनकर वो टूट गई। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। वैलेरी अपने घर की खिड़कियां बंद करने के लिए जब ऊपर जाती है तो उसे खिड़की के बाहर अपनी मम्मी की परछाई नजर आती है। उसे वो दिन, वो सब कुछ नजर आने लग जाता है। जिस दिन उसकी मम्मी की मौत हुई थी, उसने देखा कि उसकी मम्मी तड़प रही थी और उसके पापा उसे जबरदस्ती पानी में डुबो रहे थे। और ऐसे ही उसकी मम्मी की मौत हो गई थी। जैसे ही वैलेरी को अपने पापा का ये घिनौना चेहरा नजर आता है तो वो फौरन अपने पापा के पास अपनी मम्मी का बदला लेने के लिए पहुंच जाती है। उनके घर जाकर वो एक एक सामान बिखेर देती है और अपने पापा से पूछती है, आखिर क्यों क्यों मारा आपने मेरी मम्मी को? उसके पापा कहते हैं, मैंने तुम्हारी मम्मी को नहीं मारा, मैं तो उन्हें उस संशी से बचा रहा था, लेकिन वो संशी बहुत ज्यादा स्ट्रांग था और मैं हारता रहा। तुम्हारी मम्मी उसी संशी से लड़ते लड़ते मर गई। लेकिन वैलेरी को अब उनकी बातों पर यकीन नहीं था। उसके पापा ने उसे बताया, तुम्हारी मम्मी असल में तुम्हें इस संशी से बचाना चाहती थी और इसी चक्कर में उन्होंने अपनी जान खुद ही ले ली थी। लेकिन मरने के बाद भी वो अपने मकसद में नाकाम रही। वो तुम्हें उस संशी से नहीं बचा सकी और अब वो संशी तुम्हारे साथ है। तुम्हारी जान बचाने के लिए उसका खात्मा बहुत जरूरी है। अब ये बातें वैलेरी को डराने लगी थी। वो अपने पापा को वहीं छोड़कर वापस घर चली जाती है। अगले दिन उसका सेमिनार भी था, उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सेमिनार, एक इंटरनेशनल टूर। वो नहीं चाहती थी कि सबके सामने उसका मजाक बने, कि वो सबके सामने अपने सर को खुजाए। इसलिए उसने अपने सर पर एक कैप पहन ली। उसका शो शुरू हो गया। यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए थे और रेटिंग बहुत ज्यादा थी। उसने स्टेज पर एक लड़की को बुलाया और अपनी स्पीच शुरू की। उसने लड़की को शीशे के आगे खड़ा करके लोगों से कहा, जब तुम अपने अंदर के असली खुद को नहीं पहचानोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बातें करते हुए वो ना चाहते हुए भी अपनी कैप के अंदर से बालों को खुजा रही थी। उसी वक्त जब वो स्पीच दे रही थी, उसे शीशे में उस औरत की परछाई के साथ अपने पीछे एक और परछाई दिखाई दी। इस परछाई को देखकर वो डर जाती है, क्योंकि उसे पता था कि ये संशी ही है। आज उसे देखकर, उसकी सच्चाई जानकर वो बहुत ज्यादा खौफ में आ चुकी थी, यहाँ तक कि वो नीचे गिर गई। वो तड़पने लगी, अपना सर खुजाने लगी और सभी लोग उसकी ये हालत देखकर हैरान और घबरा गए। वैलेरी अब और तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए वो स्टेज छोड़कर भाग जाती है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। घर आने के बाद भी वो लगातार अपने सर को खुजाती जा रही थी। उसने अपने सर में इतनी खारिश की कि उसके सर में एक सुराख हो गया, जिसके अंदर उसने उंगली डाल दी। उसकी उंगली ब्रेन से टच हो गई, जिससे उसका ब्रेन डैमेज हो गया और उसे सब कुछ समझ आना बंद हो गया। वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। शोकर्ता के घर पर इस समय रॉबी था, जिसने उसकी ये खराब हालत देखकर उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचने की वजह से वैलेरी की जान तो बच गई, लेकिन अब भी वैलेरी पर एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। वो संशी अभी भी वैलेरी के साथ ही था, जिसे हॉस्पिटल के डार्क एनवायरनमेंट में पहली बार साफ दिखाया जाता है। वो इस समय वैलेरी के ऊपर चढ़ा हुआ था, उसे तंग कर रहा था। लेकिन इस बार वैलेरी न तो डर रही थी, न ही चिल्ला रही थी। वो संशी वैलेरी के सर में हाथ मार रहा था, जिससे उसके सिर में खुजली हो रही थी। लेकिन वैलेरी ने अब तक अपने सिर में खुजली नहीं की, क्योंकि अब वो सच्चाई जान चुकी थी। वो अब इससे डरती नहीं थी, बल्कि इसका मुकाबला करना चाहती थी। जैसे ही वैलेरी ने अपने डर का सामना करना शुरू किया, उसकी हालत पहले से बेहतर होने लगी। संशी का कंट्रोल उस पर से कुछ कम होने लगा। उसकी बेहतर हालत का कुछ क्रेडिट रॉबी को भी जाता है, जो आजकल उसका बहुत ख्याल रख रहा था। वो हमेशा वैलेरी को सिर पर हाथ लगाने से मना करता था, क्योंकि सिर पर हाथ लगाने की वजह से उसकी बॉडी के कई हिस्से पैरालाइज हो चुके थे, यहाँ तक कि उसके पांव भी। अब उसे चलने में काफी मुश्किल होती थी। वो नए तरीके से चलना सीख रही थी। सोते समय वैलेरी अपने सिर में खुजली न करे, इसीलिए रॉबी ने उसके हाथ बांध दिए। लेकिन जब वो सुबह उठा तो देखा कि उसके हाथ खुले हुए थे और वैलेरी ने अपने सिर में खुजली भी की हुई थी, जिसे देखकर रॉबी को लगा कि उसने अपने हाथ खुद ही खोले हैं। उसे गुस्सा आ गया कि वैलेरी खुद ही ठीक होना नहीं चाहती और वो फालतू में ही उसकी इतनी देखभाल कर रहा है। वैलेरी ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये सब उसने नहीं किया, बल्कि ये संशी ने किया है।
लेकिन रॉबी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। गुस्से में वो उसे छोड़कर चला गया। वैलेरी अब बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। वो हार रही थी और उसे किसी के सहारे की जरूरत थी। इसीलिए वो अपनी ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगी, जिससे उसे काफी सहारा मिला। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो उस एंटिटी यानी संशी से खुद लड़ेगी, ताकि ये सारे मसले हल हो जाएं। रात में उसने रॉबी को बेहोशी की दवाई देकर सुला दिया और अपने उस कमरे में गई जहां बहुत सारे शीशे थे। वहां जाते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बताओ तुम कौन हो, मुझसे क्या चाहते हो, मेरे सामने आओ। काफी देर तक सामने कोई नहीं आया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक शीशे में से एक डरावना हाथ निकला, जिसने पीछे से आकर वैलेरी को पकड़ लिया। ये हाथ असल में संशी का ही था। वो एंटिटी अब फाइनली उसके सामने आ चुकी थी। वो सामने आकर अपनी डरावनी आवाज में वैलेरी से कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने अब वैलेरी को पकड़ लिया था और उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया था। वैलेरी डर के मारे कांप गई और जोर से चीख मारी, जिससे रॉबी को होश आ गया। उसने पाया कि वो अपने आप को बेड से बंधा हुआ था। वो हाथ पांव छुड़ाने की कोशिश करता है और वैलेरी को आवाज लगाता है। दूसरी तरफ वैलेरी अपने हाथ को काटने की तैयारी कर रही थी, ताकि वो कभी अपने सिर को खुजा ही ना पाए। उसने अपने हाथ पर एक निशान बनाया और उसे एक गटर के नीचे रख दिया। लेकिन कोई भी इंसान अपने आप को इतना दर्द कैसे दे सकता है? कई बार हिम्मत करने के बावजूद वो अपना हाथ नहीं काट पाई। फिर एक बार उसने हिम्मत की और कटर के नीचे अपना हाथ रखकर तेजी से मशीन चला दी। हाथ से खून निकलकर उसके मुंह पर गिर गया। उसे बहुत दर्द हुआ और खून भी बहुत बह रहा था। उसने किसी तरह उस पर पट्टियां बांधकर कंट्रोल किया और फिर अपने मुंह से खून साफ किया। उसने फैसला किया कि अब वो अपना दूसरा हाथ भी काट देगी, लेकिन तभी संशी फिर से पीछे से आ गया और उसे पकड़ लिया। इस बार वैलेरी डरने के बजाय मुकाबला करती है। संशी उसे धमकी देता है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारा कतरा कतरा खून पी जाऊंगा। वैलेरी उसे बातों में उलझाए रखती है और अचानक उसका हाथ उसी कटर के नीचे रख देती है। कटर के नीचे से आने वाली आवाजें सुनकर रॉबी बेचैन हो रहा था। वैलेरी अब पूरी तरह से संशी से लड़ने को तैयार थी। हाथ काटने के बाद उसने मशीन उठाकर संशी पर हमला करना शुरू किया। उसे लगा कि ऐसा करने से संशी मर जाएगा, लेकिन उसके कटे हुए हिस्से दोबारा से पैदा होने लगे। अब वैलेरी डरने लगी और वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी संशी उसके ऊपर आ गया और बोला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो खुद को घसीटते हुए पानी के अंदर ले गई और उसमें छलांग लगा दी। संशी भी उसके पीछे पानी में कूद गया, लेकिन पानी उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। पानी में वो तड़पने लगा। वैलेरी उसका हाथ पकड़कर वहीं रोकने की कोशिश करने लगी। तभी उसे समझ आया कि उसकी माँ उस दिन पानी में क्यों कूदी थी। वो संशी को मारने ही कूदी थी। उसकी माँ की मौत कोई मर्डर नहीं थी, बल्कि संशी की वजह से हुई थी। उसके पापा का कोई दोष नहीं था। इस दौरान रॉबी किसी तरह खुद को छुड़ाकर वैलेरी को पानी से बाहर निकालता है। बाहर आने पर उसके हाथ में एक छोटा सा काला बच्चा होता है। ये संशी का छोटा वर्जन था। इसका मतलब था कि संशी अब कमजोर हो गया है। कुछ ही देर में वो बच्चा पानी में घुलकर खत्म हो जाता है। अगले सीन में वैलेरी को दिखाया जाता है, जिसके पास अब एक बेबी है। उसका कटा हाथ भी जोड़ा जा चुका है और वो अपने बेबी के साथ बहुत खुश है। जब वो अपने बेटे को खिला रही होती है, तब उसके बेटे के चेहरे पर एक छोटा सा निशान दिखता है, जो ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या वाकई में संशी खत्म हो गया है या नहीं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। फिल्मों का जादू, कहानियों का रंग, सब कुछ मिलेगा यहाँ ऑन फिल्मी।